अस्सलाम वालेकुम। बचपन से लेके अब तक कभी भी हमें गिरकर चोट लग जाती थी या किसी लोहे की चीज से कट लग जाता था तो बड़े देखते ही कहते थे कि इसे तो टेटनस का इंजेक्शन लगेगा, और हम ये सुनते ही रोने लग जाते थे कि हमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, ये चोट खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन रोते धोते इंजेक्शन लगवाना ही पड़ता था। तब हमें लगता था कि ये इंजेक्शन चोट को ठीक करने के लिए है, लेकिन इस इंजेक्शन के लगवाने के पीछे स्टोरी कुछ और ही थी। आज हम इस वीडियो में टेटनस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। चोट लगने के बाद इंजेक्शन क्यों लगवाना पड़ता है, क्या हर बार चोट लगने पर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, और अगर इंजेक्शन ना लगवाएं तो क्या हो सकता है। इन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डीपली डिस्कशन करेंगे। पहले तो हम इस पूरी डिजीज के बारे में समझते हैं विदाउट ट्रीटमेंट। क्या होता है ये टेटनस, क्या होगा इसके होने के बाद अगर इसका इलाज ना किया जाए। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये बैक्टीरिया स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स इसी बैक्टीरिया की इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। ये स्पोर्स पाए जाते हैं मिट्टी में, सोइल में, डर्ट में और तकरीबन हर जगह पर ही होते हैं। जैसे ही कभी किसी किस्म की चोट लग जाती है या किसी किस्म का कट लग जाता है या गिरने से किसी किस्म की रगड़ लग जाती है, इस चोट या जख्म के जरिए क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के स्पोर्स हमारे जख्म में एंटर हो जाते हैं। जैसे ये स्पोर्स उस जख्म के जरिए हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो ये स्पोर्स इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं टेटनोस्पैज्मिन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहां ब्रेन से आने वाली नर्व और हमारे मसल का कनेक्शन बन रहा होता है। टेटनोस्पैज्मिन फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से नर्व के जरिए हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और हमारे ब्रेन में पहुंचने के बाद न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स को बंद कर देता है। न्यूरो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर और न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर, ये दो टाइप के ट्रांसमीटर होते हैं हमारे ब्रेन में। न्यूरो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को प्रमोट करते हैं, जबकि न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इनहिबिट करते हैं। खैर ये तो आपके ऊपर से गुजर गया होगा, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं। न्यूरो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर एक्शन पोटेंशियल यानी कि करंट प्रोड्यूस करते हैं जिसके नतीजे में मसल में कंट्रैक्शन हो जाती है, और न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर उसी एक्शन पोटेंशियल यानी कि करंट को इनहिबिट करते हैं जिसके नतीजे में वो मसल जो कंट्रैक्ट हुआ होता है रिलैक्स हो जाता है। टेटनोस्पैज्मिन इसी न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर को बंद कर देता है जिसके नतीजे में मसल कंट्रैक्ट तो करता है लेकिन रिलैक्स नहीं कर पाता। इन कंट्रैक्शंस को स्पैज्म भी कहा जाता है। न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर के इनहिबिट होने के बाद आगाज होता है टेटनस के सिम्टम्स का। टेटनस का पहला सिम्टम लोकजा की सूरत में सामने आता है जिसके नतीजे में मुंह खोलना और कुछ खाना पीना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा चेहरे के मसल भी कंट्रैक्शन या स्पैज्म का शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से चेहरा खिंचा खिंचा नजर आता है और इस कंडीशन को कहते हैं राइसिस सार्डिकोनस। इसके बाद एक क्रिटिकल सी कंडीशन तब पैदा होती है जब हमारी कमर के मसल कंट्रैक्शन यानी कि स्पैज्म का शिकार हो जाते हैं। इसके नतीजे में कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि पांव की एड़ियां और सर का पिछला हिस्सा बेड के साथ जुड़ा होता है लेकिन कमर कंट्रैक्शन की वजह से बेड से उठी होती है, और इस कंडीशन को कहते हैं ओपिस्थोटोनस। और इसके अलावा पेशेंट में फिट्स और सीजर यानी कि दौरों की भी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये मसल स्पैज्म मुख्तलिफ टाइम और ड्यूरेशन के हो सकते हैं, कुछ मिनट्स के भी हो सकते हैं, कुछ सेकंड्स के भी हो सकते हैं और आवर्स के भी हो सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये स्पैज्म इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के हो सकते हैं कि ये बोन भी फ्रैक्चर कर सकते हैं। अक्सर केसेस में पेशेंट की डेथ तब होती है जब पेशेंट का डायाफ्राम स्पैज्म का शिकार हो जाता है। डायाफ्राम हमारे सांस लेने में एक अहम किरदार अदा करता है। जब डायाफ्राम स्पैज्म का शिकार हो जाता है इसके नतीजे में सांस लेने का अमल रुक जाता है और एट द एंड पेशेंट की डेथ हो जाती है। डेथ की एक दूसरी वजह ऑटोनोमिक डिसफंक्शन बनती है, यानी कि हमारे हाइपोथैलेमस के नॉर्मल फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस आ जाती है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के उन मामलात को मेंटेन कर रहा होता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, यानी कि हमारी हार्ट बीट, हमारा ब्लड प्रेशर और ऐसी बहुत सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की और प्रिवेंशन की। टेटनस में एंटीबायोटिक्स का एक बहुत ही लिमिटेड सा रोल है क्योंकि टेटनस में डिजीज एक्टिविटी बैक्टीरिया के खुद की वजह से नहीं होती बल्कि बैक्टीरिया के ही बनाए हुए एक टॉक्सिन की वजह से होती है, और इस टॉक्सिन यानी कि टेटनोस्पैजिन के लिए वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। वैक्सीनेशन से बॉडी का इम्यून सिस्टम टॉक्सिन के लिए पहले से ही तैयार हो जाता है, और जब कभी टेटनोस्पैज्मिन आता है इससे पहले कि वो कोई खराबी करे हमारा इम्यून सिस्टम उसी को मार देता है। आप जानते ही होंगे कि बचपन में बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाते हैं। टेटनस भी उन इंजेक्शन का एक हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग इलिटरेसी की वजह से अपने बच्चों को ये हिफाजती इंजेक्शन नहीं लगवाते, जिसकी वजह से उन बच्चों को आइंदा जिंदगी में मसला मसाइल का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल में ज्यादातर जो केसेस टेटनस के साइन और सिम्टम्स के साथ आते हैं उनमें से ज्यादातर वही केसेस होते हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होती। इसलिए अगर आपकी या आपके बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हुई तो आज ही वैक्सीनेशन करवाएं, और इसके अलावा भी कुछ जरूरी वैक्सीनेशन हैं वो भी लाजमी कराएं। वैक्सीनेशन कोई खतरनाक चीज नहीं।
अब बात कर लेते हैं कि चोट लगने के बाद टेटनस का इंजेक्शन लगवाने की जरूरत कब पेश आती है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने पहले से ही टेटनस की वैक्सीनेशन करवाई हुई है। अब लेट्स सपोज आप कहीं गिर जाते हैं और आपको चोट लग जाती है और आपका जख्म बुरी तरह मिट्टी से गंदा हो जाता है। अब आपने देखना यह है कि अगर आपको पिछले 5 साल में कभी भी टेटनस का कोई इंजेक्शन लगा हुआ है तो अब आपको इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है। और लेट्स सपोज अगर आप गिरते हैं, चोट लगती है, लेकिन आपका जख्म इतना गंदा नहीं होता, तो अब आपने देखना यह है कि अगर आपको पिछले 10 साल में कोई इंजेक्शन लगा हुआ है तो तब भी आपको इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप लगवा लें। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको टेटनस से आगाही देना था, क्योंकि बहुत से लोग जरूरत पड़ने पर भी इंजेक्शन नहीं लगवाते क्योंकि वो जानते नहीं है कि ये बीमारी कितनी खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से शेयर करें और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज।